नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जिस तरह की विधायकों की भगदड़ चल रही है उसकी बात। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बहुत सारे राजनेताओं को एक लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगने के बाद अचानक इस तरह की चीजें याद आने लगती है कि जनता के साथ उनकी सरकार ने नाइंसाफी की। हम बात करेंगे कि क्यों बहुत सारे लोगों को विपक्ष में रहते हुए अचानक अपनी क्या ऐसी आशंका होती है कि वो विपक्ष को छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ भागने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल इस समय घमासान मचा है। छिटपुट छिटपुट सिलसिला तो काफी समय से चल रहा था। कई बीएसपी के बहुत सारे विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे, समाजवादी पार्टी से जुड़ भी रहे थे। समाजवादी पार्टी ये भी कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी और इस तरह का उसने किया भी था। लेकिन अचानक पिछले 2 दिन से इस तरह का एक नया घमासान शुरू हुआ और बीजेपी के 2 बड़े उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बड़े पिछड़ी जातियों के नेता माने जाने वाले लोग स्वामी प्रसाद और हमने एक पार्टी छोड़ पार्टी छोड़ दी। ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन दोनों लोगों ने पार्टी छोड़ते वक्त बात कही है। उन्होंने सरासर आरोप लगाया है कि जो बीजेपी की सरकार थी उसने पूरे 5 साल दलितों, पिछड़ों, गरीबों के साथ मजाक किया, उनके साथ उनके जो नीतियां थी, जो कार्यक्रम उनके लिए होने चाहिए थे वो नहीं हुए। वो लगातार आवाज उठाते रहे लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उनकी बात नहीं सुनी। एक तरह से बीजेपी की पूरी जो गरीबों, पिछड़ों और दलितों के प्रति जो नीति, जिस नीति को बीजेपी बहुत बड़ी दावेदारी के साथ पेश कर रही थी, उस नीति पर ही इन दोनों नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस सिलसिले के बाद बीजेपी ने भी थोड़ा बहुत क्राइसिस मैनेजमेंट की कोशिश शुरू की और समाजवादी पार्टी के एक विधायक, कांग्रेस के विधायक और एक 2 पूर्व विधायकों को आज दिल्ली में शामिल भी कराया गया और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह का सिलसिला कुछ और बढ़ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी विधिवत जब ज्वाइन कर लेंगे तो शायद 2 दिन बाद तो उनके साथ उन्होंने दावा किया है कि बहुत सारे लोग होंगे और उस समय सही पता लग पाएगा कि कितने विधायक उनके साथ गए। लेकिन कुल मिला के ये जो सिलसिला है ये कई तरह के सवाल पैदा करता है। खास तौर पर एक जो संसदीय नैतिकता है उस पर भी, हालांकि कानूनी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एक संसदीय लोकतंत्र में एक नैतिकता नाम की चीज भी होती है, जिसमें आप एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहते हैं और उस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहकर आप किसी सरकार या विपक्ष का हिस्सा होते हैं और अचानक रातों रात आपकी विचारधारा बदल जाती है, आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और नई पार्टी में फिर से टिकट का आप दावा करने लगते हैं, फिर से उम्मीदवार बन के जनता के सामने आते हैं। कल तक आप कहते थे कि ए बिल्कुल गलत है, आज आप कहते हैं कि ए बिल्कुल सही है। इस तरह की जो बातें हैं, ये कितना जिम्मेदारी की बात बताती है कि हमारे राजनेता अपनी जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं और ये भी बताती है कि क्या वाकई में इस जो सिलसिला है, यानी कि चुनाव के ठीक पहले दल बदल करके पार्टियों को एक विधायकों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना और फिर नई पार्टी के साथ सत्ता या विपक्ष में आके वहां मौजूद रहना, ये क्या इस प्रवृत्ति को रोक लगाने के लिए किसी तरह का कूलिंग पीरियड जैसा कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि क्या आप इस्तीफा अगर देते हैं तो इस्तीफा देने के कम से कम 6 महीने या 1 साल तक आप किसी नए राजनीतिक दल के सदस्य न हो सकें? क्या इस तरह का कोई प्रावधान भी होना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव। बातचीत की शुरुआत मैं अतुल जी आपसे करना चाहता हूँ। ये जो सिलसिला है अभी जो जिस तरह से दिख रहा है, हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है, अब पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, बीजेपी की तरफ जाने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। इस बार बीजेपी से
छोड़कर जाने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी। आप किस रूप में देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, अब ये अपनी राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। आपने जिस नैतिकता की बात करी है, वो नैतिकता बंगाल में नहीं दिखी, वो नैतिकता मिजोरम में नहीं दिखी, गोवा में नहीं दिखी, तो अब नैतिकता की तो बात नहीं करना चाहिए जी। और जो नैतिकता की कमी अगर दल छोड़ने वाले में है, तो उतनी ही कमी जो दल उन रिबेल्स को अपने पास अपने साथ ले रहा है उसमें भी है, बल्कि उसकी ज्यादा है, जी। क्योंकि वो कुछ न कुछ प्रलोभन दे करके लेता है उन लोगों को। जी। तो नैतिकता तो राजनीति में रही नहीं है, सरकार बनाना जी। ही सबसे बड़ी नैतिकता है। जी। अब रही बात मौर्य जी की, तो मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो उनकी कोई आइडियोलॉजी एज सच हम नहीं है, हम यही कहेंगे। जी। आप दलितों की राजनीति करने के बाद आप धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी में आ गए। तो अब वो क्यों आए, लेकिन अभी भी उन्होंने क्यों छोड़ा भारतीय जनता पार्टी को, ये भी, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है फिलहाल, जो उनका वक्तव्य है उसके हिसाब से अभी नहीं छोड़ी है, 14 तारीख को शायद पता चले। लेकिन क्यों नहीं वो अभी अनाउंस कर रहे हैं, क्या कारण है? पहले ही कह देते, जब अखिलेश जी से मिल करके आए तो उनको कह देना चाहिए कि अब हम इनके साथ रहेंगे। उनसे मिलने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 14 तारीख को अनाउंस करेंगे। तो ये कुछ सवाल खड़े करता है। क्या जो बातें चल रही हैं कि उनको टिकट चाहिए अपने लड़के के लिए और अपना भी टिकट उनको पक्का करना है, इस वजह से उन्होंने ये 14 तारीख का समय ले लिया है, या कोई और वजह है? कहीं ये तो नहीं कि ये जो एक साथ इतने लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार को छोड़ रहे हैं, वो मदद करेगा बीजेपी के टॉप लीडरशिप को मुख्यमंत्री के ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि उनकी जो क्या कहना चाहिए असर्टिवनेस है पार्टी में, वो बढ़ती जा रही है, जो शायद पार्टी हाई कमांड को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। तो ये जो एक तो प्रक्रिया है, ये तो सामान्य चीज है, इसको लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ना कोई सवाल करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग उस रेखा, रूबिकॉन जिसको कहते हैं ना, वी हैव क्रॉस द रूबिकॉन, तो वो हो चुका है। बस सिर्फ ये देखना है कि मौर्य जी क्यों छोड़ करके आए हैं मंत्री पद, क्यों नहीं उन्होंने दल को छोड़ा है, क्यों नहीं वो पहले ही दिन उन्होंने ये बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये चुनाव से पहले, ये चुनाव के तुरंत बाद होती हैं। जब सरकार बननी होती है तब होती है, या जब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पद अपना छोड़ा होता आज से 3 साल पहले, तो वो कहाँ जाते? समाजवादी पार्टी का तो उस वक्त कोई, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, कितना मजबूत हैं, क्या गठबंधन बन रहा है चुनाव को लेकर, वो सब, ये सब तो बहुत बाद में शुरू हुआ ना। तो इसलिए ये भी एक नेचुरल डिसीजन था उनका, जैसे कि वो रुक जाए, देख लें, समझ लें, फिर कोई कदम उठाएं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आज कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने भाजपा भी छोड़ दी है। चाहे वो विधिवत रूप में उन्होंने कोई लिखित में न दिया हो, लेकिन मौखिक तौर पर वो साफ कह चुके हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब मतलब वो जहां भी जाएंगे वो भाजपा की विदाई का रास्ता
भी तय करेंगे। तो भाजपा में वापस आने या भाजपा न छोड़ने जैसा कोई सवाल नहीं। लेकिन आशुतोष जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपना 3 महीने पहले जैसी परिस्थितियां थी, आज उसकी तुलना में काफी आगे दिखाई देती। समाजवादी पार्टी ने आज एक दो दिन में जो बातचीत हुई है छोटे दलों से, उसके बाद इस तरह के भी संकेत हैं कि आप महान दल के लिए भी पश्चिम में एक सीट छोड़ेंगे, ममता की तृणमूल कांग्रेस के लिए भी आप पूरब में एक सीट छोड़ेंगे, और जो बाकी के आपके जो सहयोगी दल हैं जिनके साथ तालमेल हो गया उनके लिए भी आप सीट छोड़ेंगे। ऐसे में ये जो अचानक बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस के भी इमरान मसूद जैसे नेता आ गए, बीजेपी से तो एक दो दिन बाद बिल्कुल चीजें साफ हो जाएंगी, हालांकि ये तय है कि उनको आप ही की पार्टी में आना है। तो ये जो सिलसिला है, आप इसको क्या कैसे आंकते हैं इसको? गोविंद जी, देखिए, इसको अगर हम अभी तक के जो घटनाक्रम है थोड़े से वैचारिक रूप से अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें एक बहुत समानता आपको दिखती है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में पहले ये टूट क्यों हुई, और अगर उसके इतिहास को देखें। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति सन 89 से तब पिछड़ों पे केंद्रित हो जाती है जब माननीय मुलायम सिंह यादव बिना पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं। 92 में पार्टी बनाई, उसके बाद पिछड़ों की बात करके मायावती भी आई, दलितों के साथ में कॉम्बिनेशन बनाया, फिर कभी एक बार ये आए एक बार ये आए। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 91 में उनके पास जो एक नेता थे जिनका नाम था कल्याण सिंह, जो पिछड़ों की लोध बिरादरी से आते थे, तो वो दो तरीके की राजनीति करते थे। वो अपने क्षेत्र में पिछड़ों को भी पकड़ के रखते थे और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे ले जाते थे। और 91 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके 221 सीट के साथ सरकार बनाती है। और ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों का आगाज है और हिंदुत्व का चेहरा लेके जाएंगे। उसके बाद फिर 93 का चुनाव आया, 92 की घटना के बाद 177 सीट आती है। लेकिन अब भी पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी में, और मुख्य नेता मैं कहूं कल्याण सिंह जी थे, और अब भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज्यादा सीटें 177 सीट लेके आती है। फिर 96 के चुनाव में फिर कल्याण सिंह जी थे, और 96 के चुनाव में जब 174 सीट, मतलब उसके पहले 177 सीट, 174, अभी भी सबसे लार्जेस्ट नंबर वाली पार्टी थी। यहीं पे एक बदलाव आता है कि जब 97 में कल्याण सिंह जी को रखा जाता है और उसके बाद उनको हटा के राम प्रकाश गुप्ता जी को बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर, और फिर 2 साल बाद तुरंत राजनाथ सिंह आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पिछड़ों की राजनीति बंद की, और इस पे गौर कीजिएगा, ये समय था 98 का टाइम। उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में 2002 में 174 से सीधे 88 सीट पे गिरती है, मतलब लगभग आधी सीटों पे गिर जाती है भारतीय जनता पार्टी। 2007 में वो 88 सीट घट के 51 सीट होती है, और 2007 से 2012 में गिर के 47 सीट हो जाती है। तो आप देखिए, जहां उनकी लीडरशिप में पिछड़े हटे, कहानी बिल्कुल नीचे डाउन टू अर्थ हो गई, और 47 सीट भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की सबसे कम सीट उत्तर प्रदेश में थी। जब अमित शाह जी को 2016 में इसका प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने इस बात पे किसी इंटरव्यू में बोला कि मैंने समझा कि हम वहां पे इतने बड़े हिंदुत्व फोकस होने के बाद हम राम जन्मभूमि की बात करते हैं और राम के प्रदेश में ही हम नहीं जीत पा रहे, तो उन्होंने कुछ केमिस्ट्री बनाई, और सिटिंग एमपी केशव देव मौर्य, जिनको शायद उसके पहले कोई जानता नहीं था 2016 में, 2014 से उनकी राजनीति शुरू हुई, उसके पहले वो अशोक सिंघल जी के साथ काम करते थे, पहली बार एमपी बने, और 2016 में उनको अचानक आउट ऑफ द वे प्रदेश की कमान संभाल दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। उसके पास पूरी कवायद होती है कि भारतीय जनता पार्टी में नॉन यादव पिछड़ों को हम कैसे लिया जाए, और एक गोलबंदी होती है। मुझे याद है उस समय गोमती के किनारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, कुर्मी सम्मेलन हुआ, पाल सम्मेलन हुआ, निषाद सम्मेलन, यहाँ तक यादव सम्मेलन भी किया गया। तो ये बताया गया कि हमारे पिछड़ों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की, और एक भ्रम ये बनाया गया कि जो सरकार आने जा रही है 2017 में, उसका मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री का पिछड़ा होगा। लेकिन फिर मुख्यमंत्री के लिए जो खींचतान हुई उत्तर प्रदेश में देखी, और किस तरीके से
एक क्षत्रिय जाति के योगी आदित्यनाथ को बैठाला, गाड़ियां गड़बड़ वहीं से हो गई थी। लोक भवन से केशव प्रसाद मौर्य की तख्ती फेंकी गई, कुर्सी की जगह पे स्टूल पे जानबूझ के बैठाला गया, और लगातार जो पिछले 5 सालों में जो दमनकारी राजनीति, कभी आरक्षण में परेशानी, कभी 69,000 भर्तियों में 4% आरक्षण देना, कभी संविदा पे नौकरियों को ला देना, ये एक बहुत बड़े विषय की बात पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आग की तरीके से लगने लगी। और यही वजह है आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी में इस मुगालते में आए थे कि पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन होगा, उनकी सामाजिक न्याय की बात होगी, तो जब उनको एक व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसके ऊपर एक यादववाद का ठप्पा लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी, जब उसने बताया कि नहीं, मैं संजय चौहान को लेके आता हूं जो लोनिया चौहान अति पिछड़ी जाति के आते हैं, मैं केशव देव मौर्य को अपने साथ रखता हूं जो पिछड़ी जाति से हैं, मैं कृष्णा पटेल को रखता हूं जो कुर्मी जाति से आते हैं, मैं ओपी राजभर को अपने साथ लेके चलता हूं जो राजभर कम्युनिटी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, और मैं अखिलेश यादव। जब मैं पिछड़ों जाति की गोलबंदी करता हूं, इसमें यादव नहीं रह गए हैं। तो ये सारे लोग जो पिछड़ी जाति की राजनीति करती थी, उनको एक स्वाभाविक एक अच्छा मंच मिला, और उस मंच में अखिलेश यादव के साथ जोड़ रहे हैं। तो मैं इस पूरे को इस तरीके से देखता हूं, ये मेरी अपनी सोच है, और मुझे लगता है कि ये सोच आज के दौर में थोड़ा सार्थक दिखती है। जी जी, आपने जो जिस तरह की भगदड़ है, जिस तरह की इस समय परिस्थितियां हैं, उससे इतर एक अलग अपनी एक आइडियोलॉजिकल व्याख्या इस पूरे प्रकरण की है। हालांकि इसमें भी कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि जब सत्ता में अखिलेश यादव थे तो उन पर जो सबसे बड़ा आरोप था वो यादवी राजनीति का आरोप था, यादवीकरण का आरोप था। वो दलित और पिछड़ों को लिए कुछ करने का उनके पास अवसर था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपके अनुसार अब वो एक विपक्ष के नेता और भावी सत्ता के दावेदार के तौर पर ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब विवेक जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। आप की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जो लोग कल तक आपकी कैबिनेट में फैसले ले रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार की जबरदस्त तारीफ की थी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। अब वही लोग आपकी पार्टी को पानी पी पी के कोसने लगे हैं। आपको कहाँ कमी दिखाई दी अपनी पार्टी की? कहाँ आपसे जो प्रबंधन है उसमें गड़बड़ी हुई? और ये जो आरोप, जो व्याख्या आशुतोष जी ने की है कि आप वस्तुतः आपकी सरकार जो पिछड़ों को बिल्कुल उनको इग्नोर करते हुए काम करते रही, क्या आपको लगता है ये भी एक वजह है इस भगदड़ की? देखिए गोविंद जी, आशुतोष जी जो व्याख्या कर रहे हैं, वो जो आइडियोलॉजी आज यहाँ ये बता रहे हैं, वास्तव में समाजवादी पार्टी का इस आइडियोलॉजी से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। और जो लोग वहां जा रहे हैं वो भी कुछ उस आइडियोलॉजी के समर्थक कभी नहीं रहे। टिकट की आस में जा रहे हैं, और यहाँ उनको कुछ लगा कि हमारा टिकट कट सकता या कोई दिक्कत आ सकती, इसलिए वो इधर उधर के रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। 4 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, मंत्री रहे, पूरा कार्यकाल उन्होंने पूर्ण किया, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। कोई एक बयान उनका ऐसा नहीं है कि जहां उन्होंने ये कुछ कहा हो कि साहब यहाँ पिछड़ों के लिए समस्या है या यहाँ ऐसी कोई दिक्कत है। और उनसे ज्यादा बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में पहले से उन समाजों के हैं। ये लोग प्रदेश को जिस राजनीति में ले जाना चाहते हैं, 20 साल पहले के उत्तर प्रदेश में ये लोग ले जाना चाहते हैं, जहां जाति की राजनीति होती थी, जबकि उत्तर प्रदेश उस समय से बहुत आगे आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में पूरे पूरे परिवार को टिकट दे पाना संभव भी नहीं है। लोकतांत्रिक दल है, हमारा सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं हो सकती। तो ये इसलिए लोग जा करके इस तरह से ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं, और जहां इनको मिल रहा है वहां के रास्ते दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी के आने जाने का इस तरह का हमारे कैडर से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे अपने सरकार के काम को लेकर के जाएगी और जन समर्थन प्राप्त करेगी। ऐसे किसी आने जाने का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। जी जी जी, लेकिन पिछली बार जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी से बड़ी संख्या में विधायक टूटकर और नेता टूटकर आपकी पार्टी में आए थे। आपकी पार्टी ने स्वागत किया था। उनमें से
कई लोग चुनाव जीते भी और आप सरकार बनाने में असफल हुए। अब आपको लगता है कि अगर आपकी पार्टी से कोई जा रहा है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपका अपना सोचने का तरीका उनके है। दल से तो लोग हुसैन आज भी आ अख्तर रहे साहब, हैं। जी जी जी, हुसैन अख्तर साहब, आप ये जो सिलसिला है इसको किस रूप में देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो ये पार्टी छोड़कर बीजेपी से कुछ बड़े नेता आए हैं, इससे चुनाव की दिशा को एक किसी एक दिशा में चुनाव को ले जाने का ये कदम हो सकता है? शुक्रिया गोविंद भाई। देखिए, मसला ये है कि इसको बहुत आदर्श उसूल के तराजू पर तौला जा रहा है कि जो यहाँ से जा रहे हैं वहाँ, वहाँ से आ रहे हैं यहाँ। मसला ये है कि इन सब चीजों के पीछे टिकट मिलना ना मिलना, अहमियत मिलना ना मिलना, ये सब चीजें रहती हैंगी। जिसको ये बताया जाता है कि हम वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे और हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे, उचित फोरम पर कह रहे थे, लेकिन नहीं कभी सुना गया। उचित फोरम पर कभी नहीं कहा गया होगा, कहा गया होगा तो बहुत आधे दिल से कहा गया होगा। सारा खेल जो है वो पॉलिटिक्स में लालच का आएगा और अपने वर्चस्व का आएगा। जो आ रहे हैं वो भी बहुत पाक साफ नहीं है, जो नहीं आ रहे हैं वो भी पाक साफ नहीं है। पूरा इसका सीन जो है वो वही है कि हमारी बेटी को दे दो टिकट, या हमारे भतीजे को कहीं का चेयरमैन बना दो। और कहीं पर ये है, अब ये जो स्वामी जी पहुंचे हैं, अब जो खबरें अभी इस वक्त आ रही हैं वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य की जगह चाहते हैं इस गठबंधन में, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चाहते हैं। कंफर्म नहीं है ये खबर, लेकिन बहरहाल ये सनसनी की खबरें आ रही हैं। इसीलिए उन्हें 2 दिन का टाइम लिया और वो ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट करना चाहते हैं ताकि वो मजबूत हो। गठबंधन के अंदर भी वो अपनी मजबूती चाह रहे हैं। तो ये जो है कोई उसूली सियासत बिल्कुल नहीं है कि मोरालिटी जैसी बात आपने कही थी, वो कुछ नहीं है। वो एक रात सवेरे जब उठते हैं तो उनका एक जमीर जो है, जिसको तथाकथित जमीर है, वो जागता है। वो कहता है कि हम बिल्कुल वो हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, छिड़े हुए जा रहे हैं, और हम तो खुला जगह नहीं रह सकते, खुला पार्टी में नहीं रह सकते। ये पूरा खेल एक बिजनेस है और ये समाज जो सेवा कुछ नहीं है। ज्यादातर करप्शन है। करप्शन की बुनियाद के ऊपर कोई इसमें से नहीं जा रहा है, सिर्फ अपने टिकटों को पक्का करने और अपने ज्यादा से ज्यादा ओहदों को हासिल करने के लिए ये हो रहा है, जहां तक मैंने समझा है। जी बिल्कुल। अतुल जी, अभी आज एक खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुल्तानपुर की एक अदालत ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है। हालांकि ये पुराना मामला था और लखनऊ से स्थानांतरित होकर ये एमपी एमएलए कोर्ट में वहां गया था। देवी देवताओं के बारे में कुछ अपशब्द बोलने का एक पुराना मामला स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ था। आज उनको अदालत में वहां हाजिर होना था, वो हाजिर नहीं हुए, इसलिए ये नॉन अवेलेबल वारंट उनका अब जारी हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। आपको क्या लगता है, ये आरोप कितना सही है? ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा यही है। जी, मौर्य ने अभी सरकार से इस्तीफा दिया है, पार्टी से ऑफिशियली इस्तीफा नहीं दिया है। अभी इसकी खबर ऐसे नहीं आई है कि हाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दिया। होगी चर्चा, लेकिन फिलहाल ऑफिशियली जहां तक हमको मालूम है नहीं छोड़ी है। जी। तो आपने पुराना केस खोल दिया, क्यों नॉन बेलेबल वारंट इशू करा दिया? आप क्या एक तलवार की तरह उनके ऊपर रखे हुए थे उसको, कि जहां उन्होंने ऐसा कदम कोई लिया तो हम नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा देंगे? और नहीं, लेकिन उनके खिलाफ डेट पहले से थी 12 को। आज उन्हें वहां हाजिर होना चाहिए था, वो हाजिर नहीं हुए, तब नॉन अवेलेबल हुआ। ये मामला आज नहीं खुला है, मामला ये पहले हमें से नहीं चल मालूम रहा। था। सॉरी, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो लेकिन तब भी जो देखा है बंगाल में, तो बीजेपी का एक ये मोडस ऑपरेंडाई है। बिल्कुल। कि आप ईडी, सीबीआई, पुलिस सब एक साथ कर देते। कर्नाटक में यही किया उन्होंने, बंगाल में यही किया उन्होंने। तो अगर वो, चलिए ये आप कह रहे हैं कि
उनकी आज तारीख फिक्स थी, वो नहीं गए, इसलिए नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। लेकिन अगर कुछ आगे चल करके उनके यहाँ इनकम टैक्स रेट्स होती हैं, भाई समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो हो सकती है, रेट बढ़ सकती है, और जितने जा रहे हैं उन सब के यहाँ हो सकती है। तो बीजेपी का तो ये जो तरीका है, ये इतना ऑब्वियस हो चुका है कि वो मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बहुत बुरी तरह कर दिया है। और अब सोचना चाहिए उनको कि ये भी काम नहीं आता है, उनके बंगाल में नहीं काम बिल्कुल आया, सही बात, बिल्कुल तो बिल्कुल कोई और तरीका आपने बिल्कुल आपने बंगाल का जिक्र किया। आशुतोष जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में इस समय एक तरह से जो नई भर्ती है, नए दूसरे दलों से आने वाले लोग हैं, एक मेला जैसा चल रहा है कि रोज कुछ न कुछ दो चार लोग, बड़े नेता, छोटे नेता आपकी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगभग ऐसा ही किया था। जब ममता बनर्जी को वो चुनौती दे रहे थे तो ये दिख रहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी के लगभग 250 विधायक और बड़े नेता उनकी तरफ आ गए थे, उनके पार्टी में शामिल हो गए थे, और ये लग रहा था कि चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ा असर डाल देगी। लेकिन नतीजों ने बिल्कुल उसका उल्टा किया। उत्तर प्रदेश में इसकी कोई आशंका आपको दिखती है या आप सतर्क हैं इसको लेकर? गोविंद जी, पश्चिम बंगाल के उदाहरण उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जोड़ा जाए, इसके विपरीत अगर आप 2016 में भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देखिए, उस समय भी लगभग मुझे याद है कि सिटिंग एमएलएज में कम से कम 8 से 10 बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के 3 से 4 एमएलए, समाजवादी पार्टी के भी कई सिटिंग एमएलएज ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुकाबले में भी नहीं लग रही थी, लेकिन ये ज्वाइन करते चले जा रहे थे लगातार। और उसके बाद क्या हुआ वो हमको समझना चाहिए। देखिए, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। बहुत क्रिटिकली आप लोग ने कह दिया कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक तरीका तब कहाँ था जब जतिन प्रसाद ने अभी 2 महीने पहले अपनी पूरी विचारधारा चेंज करके वो पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में, और तब बहुत लोगों ने ये बात कही कि ये योगी का चमत्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ रुख है, ये ब्राह्मणों के लिए एक नई जगह मिल गई है उनको। लेकिन आज अगर वो अखिलेश यादव के साथ एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये लगता है कि अपॉर्चुनिस्टिक है। तो मुझे लगता है इस विश्लेषण को इस तरीके से बराबरी पे अगर रखा जाए तो बात सही होगा। यही जब 2017 का इलेक्शन का रिजल्ट आया और पूर्ण बहुमत की सरकार और भारी भरकम की 312 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी आ गई, तब अमित शाह चाणक्य बन गए थे। लेकिन आज अखिलेश यादव जो है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये किस तरीके से हो सकता है? आप एक पैटर्न देखिए। जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अखिलेश भी चाणक्य साबित होंगे ये विधानसभा नतीजों के जो चुनाव के नतीजे मैं उसमें भी आ रहा हूँ गोविंद जी, एक मिनट मैं उसमें भी आ रहा हूँ। थोड़ा संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में मेरा कहने का मतलब ये कि जो बंगाल की कहानी है, बंगाल की कहानी और उत्तर प्रदेश की कहानी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। बंगाल में आप देखिए लोकसभा सीट में भी क्या हुआ, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक न्यू एंट्री की तरीके से एंट्री कर रही थी। उत्तर प्रदेश में वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पार्टी है जिसने यहाँ पे कई बार मुख्यमंत्री दिए हैं। तो बंगाल में अगर उसको 3 से 77 में, तो मेरे हिसाब से ये उसका अच्छा रिजल्ट था, बहुत खराब नहीं था। वो बोले कुछ भी किया, पूर्ण बहुमत ला रहे हैं और इतने रहे, लेकिन वो एक उनकी न्यू एंट्री थी, इसलिए उन्होंने एक हिंदुत्व कार्ड खेला है। यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड है, कई बार उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे इसका उदाहरण नहीं समानता की जा सकती है। जी। विवेक जी, आपको कितना बड़ा झटका लग रहा है जो जिस तरह से नेता लगातार आपकी पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं, और एक तरह से ऐसा माहौल बन रहा है कि आपकी पार्टी सत्ता आपके हाथ से निकल रही है, इसलिए लोग इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए गोविंद जी, ये आशुतोष जी भले इससे इनकार करें, लेकिन अभी हुसैन अफसर साहब ने बहुत चीजें खोल के कह दी जिसको मैं नहीं कहना चाहता था। उन्होंने मेरी विचारों को, मेरी भाषा को शब्द दे दिए, और उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं। ये लोग केवल अपॉर्चुनिस्ट हैं जो अवसर देख करके वहां जा रहे हैं। और जो आशुतोष जी ने कहा कि ये जो बीजेपी में गए थे तो क्या ये अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे, तो उसका जवाब है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है।
हमारे पास कोई आएगा तो हमारे झंडे के नीचे जब तक रहेगा, हमारे रीत नीति सिद्धांतों के पालन करते हुए रहेगा, और यहाँ पे लूटो खाओ की राजनीति नहीं चल सकती। ये अवसर इनको वहां मिल सकता है जहां पे वो जा रहे हैं। जिस तरह से वो बुलाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है, किस तरह गुंडों का संरक्षण करती, किस तरह भूमाफियाओं का संरक्षण करती है, किस तरह डकैती डालने में सहयोग करती है, सब सारी चीजें हैं। ये लंबा विषय है, इस विषय को मैं नहीं छेड़ना चाहूंगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिस्ट की बात है, वो उन्होंने अफसर साहब ने बहुत खोल के कह दी है। ठीक है, वो वरिष्ठ पत्रकार और लखनऊ की राजनीति से बेहतर वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी के आने जाने से कहीं प्रभावित नहीं है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा मूल कैडर इनके आने जाने से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्या वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र, मित्र से कार्यकर्ता बनाने की भावना लेके चलते हैं। जो आ रहे हैं आवे, स्वागत है। लेकिन जितने दिन बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के झंडे के नीचे रहेंगे, बीजेपी के रीत नीति सिद्धांतों के अनुसार चलना होगा। जिस दिन नहीं चल पाएंगे, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल, प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो। आप करो तो रामलीला, हम करें तो रासलीला, ये कैसे हो सकता है? ये दो अलग अलग एक तरह से आप गोविंद साहब, एक बात मुझे ये कहना है, एक बात मुझे ये कहना है कि मैंने जो बात कही वो एक जनरल बात है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में की खराबी की बात कही, बिल्कुल बात नहीं कही है। देखिए, आपके यहाँ भी आ रहे हैं 50 मुकदमे लगे हुए, और उनके क्या जो जा रहे हैं उनके ऊपर भी 50 मुकदमे लगे हुए हैं। बिल्कुल वो ना हो, पूरा जो सिस्टम बना लिया गया, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो खराब है। और जब वो आता है तो वो बहुत हरिश्चंद्र होता है, और जिस वक्त उसने बगावत की बात कोई शुरू कर देता है तो वो एकदम से चोरू चक्का बन जाता है। तो ये सिस्टम की बात मैंने कही है, किसी एक खास पार्टी की बात नहीं कही है। पूरा सिस्टम खराब हो चुका है पॉलिटिकल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। हमने उत्तराखंड में देखा, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके 1 दर्जन से ज्यादा लोग अचानक बीजेपी में शामिल हुए, और फिर वो बीजेपी में सत्ता के हिस्सेदारी में रहे, और अभी फिर चुनाव आ रहा है तो उन्होंने फिर कांग्रेस वापस ज्वाइन कर ली है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का देखा। हालांकि जो एडीआर ने एक आंकड़ा दिया है, जो भारत के चुनाव प्रबंधन, चुनाव व्यवस्था के बारे में जानकारी रखने वाली संस्था है, उसका एक आंकड़ा है कि 5 साल में 357 विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी। अलग, ये राष्ट्रीय स्तर पर ये बात है, और लेकिन पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ा था, लेकिन इनमें से जीते सिर्फ 170, यानी कि 50% से कम लोग जीते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 67 दल बदलुओं को टिकट दिए थे, जिनमें से 54 जीते। अब इस बार का विधानसभा चुनाव एक नई तरह की प्रयोगशाला है, जो ये तय करेगी कि पार्टी छोड़कर आने वाले लोगों में से कितने लोग जीतते हैं, कितने लोग जनता की पसंद बनते हैं, और कितने लोग अपने जो पिछली सरकार या पिछली पार्टी में वो थे, वहां के कामों की वजह से जनता द्वारा नकार दिए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नेता भले ही कैसे अपनी कोशिश करें, लेकिन जनता को अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनते समय तमाम चीजों को बहुत ठोक बजा के देखना चाहिए, ठोक बजा के देखना पड़ेगा। अन्यथा नेता तो फिर से अपना मौका देखकर पार्टी बदल लेंगे और अपने फायदे के लिए नई व्यवस्थाएं कर लेंगे, लेकिन जनता ठगी की ठगी रह जाएगी। हम इसी उम्मीद के साथ आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने विचारों से, अपने सुझावों से, अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हम कर रहे हैं वो सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। ठीक भाई साहब।